हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज। आज से हम 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको 12th तक की एनसीईआरटी यहाँ डिस्कस करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम का पहले ही हो चुका है। अगर किसी को इंग्लिश मीडियम वाली एनसीईआरटी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम करेंगे हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कहा था कि उनको इंग्लिश मीडियम की बुक से समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ ध्यान दें और कमेंट में ज़रूर बताना कि किन स्पेशल बच्चों के लिए मैंने ये एनसीईआरटी की बुक यहाँ पे डिस्कस की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। तो 6th क्लास के एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो हमें बताता है कि सौर मंडल में पृथ्वी किस तरीके से है। तो देखिए क्या कह रहे हैं ना कि सिंपल सा आप जैसे इसे रीड करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डे टू डे जो आप लाइफ में जैसे जीते हो वही यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। तो कह रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद आकाश को जब आप देखते हो ना कितना अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बात है, शाम को रात को जब हम अपने आसमान को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। कह रहे हैं पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि संख्या बढ़ने लगती है। जैसे जैसे रात होती जाएगी संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो कह रहे हैं कि क्या आप उनकी गणना नहीं कर सकते? संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ऑब्वियस है ना, भर जाता है ना, पूरा तारे ही तारे हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। तो जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ जो है धुंधले होते हैं, हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होते। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। हीरे बहुत कीमती होते हैं, तो इसीलिए इन्होंने देखिए तारों की तुलना किससे की है? हीरों से। तो इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको पता है क्या पता चलेगा कि ये जो टिमटिमा रहे हैं ना, इनमें कुछ मतलब टिमटिमाहट अलग, अन्य मतलब एक में कुछ अलग हो रही है, दूसरे में कुछ अलग हो रही है। तो ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो कह रहे हैं कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो, है ना। तारे आपको अलग से दिखते हैं और चंद्रमा आपको उनसे डिफरेंट दिखता है। तो ये जो अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है ना। तो जब आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं, वो दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा का, है ना। तो कह रहे हैं कि ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। और 15 दिन के बाद जब भी आपका पूर्णिमा होगी उसके 15 दिन बाद क्या होगा? तो नए चंद्रमा की रात्रि होती है, यानी कि उसे हम कहते हैं अमावस्या। जिस दिन आपको बिल्कुल ही चांद नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा अंधेरा आपको दिख रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या। तो 15 डेज के गैप में आपको अमावस्या मिलती है और अमावस्या से 15 डेज के गैप में आपको पूर्णिमा। तो यही इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है ना। 1 महीने में आपको एक पूर्णिमा मिलती है और एक अमावस्या मिलती है। ओके। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं कि आगे हम आसमान में क्या देखें। तो क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को देख नहीं पाते? क्यों? क्योंकि सूर्य में जो है ना बहुत एक्सेस में लाइट होती है, मतलब तेज प्रकाश होता है। तो उसके कारण जो है वो हमें नहीं दिखते। सूर्य जो है इनको मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि छुपा लेता है। सूर्य में इतनी ज़्यादा लाइट है कि वो आप उसे नहीं देख पाते हो। तो ऐसा इसलिए है, यहाँ पर ये आपको रीज़न भी बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश। तो मैं चाहूँगी कि इस लाइन को आप ज़रा ध्यान से देखें कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर भी हो गई होगी कि हम क्यों इनको दिन में नहीं देख पाते। आगे कह रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम कहते क्या हैं? तो उनको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ना, क्योंकि इंग्लिश में ये डिफरेंट है और हिंदी में डिफरेंट है। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और गर्म होते हैं, है ना। ये गैस के बने होते हैं। तो हमें क्या क्या पता चला कि ये जो खगोलीय पिंड है ये किसके कैसे हैं? तो आकार में डिफरेंट होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, गर्म होते हैं और गैसों से बने हुए हैं। ये इनके पास अपनी, ये जितने भी खगोलीय पिंड है ना, इनकी अपनी ऊष्मा है, मतलब गर्मी है, और अपना ही लाइट यानी कि प्रकाश है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इन खगोलीय पिंडों को जिनका अपना ऊष्मा है, जिनके अपना प्रकाश है, उसे हम कहते हैं तारा। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि सूर्य जो आपका सन है वो भी क्या है? एक तारा है। यहाँ ना इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जो बहुत ही अच्छी लगेगी अगर आप करते हो तो। वैसे मुझे लगता है बचपन में आप लोगों ने करके भी देखी होगी, और अगर 6th क्लास के बच्चे इसे देख रहे हैं तो वो इसे करके देख भी सकते हैं, बड़े भी करके देख सकते हैं। जब मतलब आपके अंदर इतना एंथुजियाज्म होना चाहिए, इतना पैशन होना चाहिए कि जब भी हमें कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं या बता रहे हैं तो वो हम करके देखें।
बहुत मज़ा आता है और आपका जो माइंड है ना वो मतलब एनहांस होता है, सोचने समझने लगता है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके आसपास। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि एक टॉर्च लें, एक सादा कागज़ लें और एक पेंसिल और एक सुई ले लो आप। ओके, आपने क्या लिया? टॉर्च, सादा कागज़, पेंसिल और सुई। कागज़ के बीचों बीच यानी मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। ठीक है, ऐसे करके आपको चिपकाना है उससे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींच लें। जितना बड़ा टॉर्च का है वो सर्कल, उतना आपको उस पे पेज पे आपको वो सर्कल बना लेना है। फिर क्या करना है? तो कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद कर देने हैं। अब कागज़ पे जो आपने छेद किए ना छोटे छोटे, तो कह रहे हैं कि ये छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। तो आपने छेद किए और उसके बाद उसको उस पे टॉर्च पे लपेटा और आपने रबर बैंड लगा दी। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? तो अंधेरे कमरे में आप जाइए, एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ। दूसरी सभी लाइट्स आपको बंद कर देनी है। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालो। ठीक है जी, तो अब दीवार पर आप क्या देखोगे? तो दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदु आपको दिखेंगे और ये वैसे ही बिंदु हैं जैसे आपको आकाश में तारे दिखते हैं और ये नज़ारा देख के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। आगे अगर हम देखें तो अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दो। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। तो ये आपको क्या दिखाएगा कि जब आपका सूर्य आ जाता है तो कैसे ये सारे गायब हो जाते हैं। तो आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं। किस अवस्था से? जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये एक्टिविटी करके भी अच्छा लगे। फिलहाल यहाँ पर ना ये फिगर काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको ध्रुव तारा दिखाया गया है, कुछ आपके संकेतक तारे हैं। यहाँ आपको ध्रुव तारा और यहाँ पर आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई गई है। तो चलिए ज़रा ये अगर पिक्चर आपने देख ली हो तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पर एक तथ्य भी इन्होंने बताया है, ज़रा देख लेते हैं पहले तथ्य, फिर हम देखेंगे कि आगे हमें चैप्टर में क्या बता रहे हैं। तो ये आपको यहाँ क्या बता रहे हैं कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, बृहस्पति, शनि और जो ये यूरेनस है ये के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक है जी, पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से आप देख भी सकते हैं। किस किस के पास छल्ले हैं? तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है जी, तो अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, एंड आई एम सॉरी इसके लिए कि अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो फिलहाल हम चलते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही साफ होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि रात के समय जब चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनमें जो लाइट है ना, मतलब लाइट तो आपके पास पहुंच जाती है लेकिन जो गर्मी है, ऊष्मा या प्रकाश को हम महसूस नहीं करते कि मतलब कितनी लाइट है, कितना उसमें ऊष्मा है। तथापि अत्यंत छोटे छोटे हमें दिखाई पड़ते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत है हम में और तारों में। आगे अगर देखें तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। आपने वैसे भी देखा होगा, जैसे मैं अगर किसी चीज़ को इतने पास से देखूं तो मुझे वो बहुत ठीक ठाक शेप की दिखाई देगी, साइज की दिखाई देगी। नॉट शेप, इट्स साइज। साइज मुझे ठीक दिखाई देगा, लेकिन अगर उसी को मैं बहुत दूर से देखूं तो वो साइज मुझे छोटा दिखाई देने लगेगा। तो ठीक, ये तो फिर भी हम विजिबिलिटी की बात करें, मतलब जितना हमें देख पाते हैं उसकी बात करें, लेकिन तारे तो हमसे बहुत दूर हैं। तो जब ये बहुत दूर है ना, तो क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि हमसे इतनी दूर होने के कारण कि इनमें पर्टिकुलर कितनी लाइट है, कितनी इसमें गर्मी है, ऊष्मा है, वो हम फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान रखें कि हम लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत अधिक दूरी के कारण। ठीक है, तो ये लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसकी तरफ ध्यान दें। और बहुत दूर होने के कारण ये हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम सबने ध्यान दिया है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना, और जब हम रियल में उसके पास जाते हैं तो कितना बड़ा है वो। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है, कि चीज़ों का जो साइज़ है वो हमें कितना छोटा दिखाई देने लगता है। तो सोचिए, प्लेन तो फिर भी मतलब उतनी ज़्यादा मैं कहूँगी कि दूरी पर नहीं होता जितना कि दूरी पर हमसे ये तारे हैं। तो सोचिए इनका साइज़ कितना बड़ा होगा। फिलहाल हम चलते हैं। तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, हमने ध्यान दिया है कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं हमें छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें छोटा दिखाई देता है। रात्रि में
आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ आपके जो तारे हैं, तारों का जो समूह है, वो क्या करता है, तरह तरह की शेप्स बनाता है। तो ये जो शेप्स बनाता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। और अगर हम नक्षत्र मंडलों के नाम की बात करें तो एक है आपका अर्सा मेजर, एक है आपका बिग बियर। तो अर्सा मेजर या बिग बियर जिसे हम कह रहे हैं, इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि तारे के समूह का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो बिग बियर या फिर अर्सा मेजर आप उसे कहते हैं। तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, ठीक है। दूसरा है आपका जो सप्तऋषि है, 7 तारों का जो समूह है। तो ये 7 तारों का समूह है सप्तऋषि, जो कि नक्षत्र मंजर जो नक्षत्र मंडल आपका अर्सा मेजर है ना, उसी का एक पार्ट है, उसी का भाग है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो भाई आप अपने घर के बड़ों से कहें कि वो आप लोगों को कुछ शेप्स दिखाएं, कुछ आपको ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताएं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे। तो वो ध्रुव तारे को देखते थे। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारे से आपको पता चल जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है। क्यों? क्योंकि वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो कह रहे हैं लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ये बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि उत्तर दिशा जो है वो कैसे पता चलती थी? उत्तरी तारा या जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, उससे आपको पता चलता था कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है। और जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता लग जाती है तो आप इजीली बाकी सभी डायरेक्शंस को क्या करते हैं? पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये कभी भी अपना स्थान चेंज नहीं करता है, ये अपना प्लेस चेंज नहीं करता है। तो जब सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, और जो कि आपके 1.1 में यहाँ पर अभी आपको दिखाया भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये रहा आपका ध्रुव तारा। तो इसको जब आप देख लेते हो तो इससे आपको और बाकी भी डायरेक्शंस को आप पता लगा सकते हो। तो कह रहे हैं कि भाई सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ओके, तो कैसे कहा? सबसे पहले आपको क्या देखना? सप्तऋषि मंडल, उसके जो संकेतक तारे हैं उनको जब आप आपस में मिलाएंगे तो फिर उससे जो एक आप इमेजिनरी लाइन जो आप मतलब ड्रॉ करेंगे या खींचेंगे, या आप ऐसे ही जो मन में ऐसे पॉइंट आउट करेंगे, तो वो आपको जब बढ़ के जाएगी तो ध्रुव तारे की ओर आपको इंगित करेगी, ठीक है, पॉइंट आउट करेगी। फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। मतलब हमने क्या कहा था अभी पहले कि खगोलीय पिंड जो है भाई, उनमें अपनी लाइट होती है और अपना ही क्या है, लाइट मीन्स प्रकाश, और ऊष्मा यानी गर्मी होती है। तो कह रहे हैं कि कुछ में क्या होता है कि अपनी गर्मी और आपकी ऊष्मा और लाइट नहीं होती, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे पिंडों को हम कहते हैं ग्रह। तो ग्रह क्या है? इनकी अपनी लाइट और अपना गर्मी यानी कि ऊष्मा नहीं होती है। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ग्रह जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट। ओके, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो कह रहे हैं ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइड शब्द से बना है। ये प्लैनेट किससे बना है? प्लैनेटाइज शब्द से, प्लैनेटाइज वर्ड से बना है। इसका मतलब क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, जो ऐसे राउंड लगाए। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, ये भी क्या है? एक प्लैनेट है ना। ये क्या करता है? अपना पूरा जो इसको लाइट मिलती है या पूरा जो हम कहें कि इसको गर्मी मिलती है, वो किससे मिलती है? तो ये आपके जो हैं सन महाराज देते हैं, सूर्य महाराज देते हैं। तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है जी। हमें ऐसा लगता है कि ये भी जो है आपका चमक रहा है, क्या? तो पृथ्वी। तो आई होप आपको पृथ्वी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। फिलहाल मैं चाहूँगी कि ये ना आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये लर्न कैसे करना पड़ेगा? तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। क्या हम इसे घुमा दें? चलिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम सन से देखते हैं कि सन के पास आपको पता है 9 प्लैनेट्स है, लेकिन अभी आपको पता चलेगा 9 नहीं है, 8 हो चुके हैं, है ना। तो अगर आप ऐसे सीक्वेंस में करें तो जब सन है तो सन के बाद, भाई मैंने तो ऐसे लर्न किया हुआ है, मैंने आपको बार बार बताया है कैसे कि सन के बाद आपका आता है बुध, जिसे हम कहते हैं मरकरी, फिर आपका आता है शुक्र। क्या आता है? शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है। और इसके बाद हमारी पृथ्वी, प्यारी सी पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं। तो ये 3 अगर आपने याद कर लिए, अब आप डेज के नाम देख लो। डेज के नाम अगर हम देखें और प्लैनेट से मिलाएं, सोम नाम का कोई ग्रह नहीं है। अच्छा, मंगल
अच्छा जी, तो पृथ्वी के बाद कौन आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। बुध हम पहले कर चुके हैं, तो अब कौन आएगा? बृहस्पति। ठीक है, शुक्र हम पहले कर चुके हैं, तो अब कौन आएगा? शनि। तो इस तरीके से मैंने लर्न किया था। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर है आपका सूर्य। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। जैसे सबसे पहले आपका क्या है? सूर्य। फिर क्या आता है? तो आता है आपका बुध। फिर क्या आता है? तो आपका आता है शुक्र। फिर हमारी आती है पृथ्वी। फिर मैंने कहा हम डेज के नाम देखेंगे। सोमवार का नाम का कोई ग्रह नहीं है, तो पृथ्वी के बाद कौन आएगा? मंगल। अच्छा, बुध हमारा पहले आ चुका है, तो अब क्या आएगा? बृहस्पति। ठीक है जी, बृहस्पति। शुक्र पहले आ चुका है, तो अब क्या आएगा? शनि। तो इस तरीके से मैंने किया था भाई, और मुझे हमेशा याद रहता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी याद रहे। वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बनाया हुआ है, अगर आप लोगों को वो करना है कर लो। माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व मी नट्स, ऐसा ही कुछ है। ठीक है जी, तो उससे भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, और मैंने आपको ये तो बता दिया, सूर्य, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन आपका क्या है? मंगल। ओके, मंगल बृहस्पति के बीच में ये आपकी शुद्ध ग्रह की पट्टी है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और फिलहाल हम चलते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि बुध के बारे में बताया है। तो ये कह रहे हैं कि बुध जो है ना, अपना जो चक्कर लगाता है सूर्य की तरफ, तो सूर्य के चारों ओर जो ये चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। आपको पता नहीं कि सभी प्लैनेट सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपका ये जो बुध है, इसको 88 डेज लगते हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम बात करें, बुध के बाद आता है शुक्र, उसको लगते हैं 255 यानी कि 255 दिन। बुध को लगे 88 दिन, और आपके ये जो शुक्र है उसको लगे 255 दिन। पृथ्वी को आपको पता है 365 दिन लगते हैं, 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, और वो हमारा फिर लीप ईयर हो जाता है ना, 366 डेज हो जाते हैं आपके 4 साल में। ओके, ये तो आपको पता ही है। फिर हमारा आता है मंगल, उसको लगते हैं 687 दिन। कितने लगते हैं? 687 दिन। अब ये जब आप दिन वाला कर चुके हो, तो यहाँ ना अब हम बृहस्पति पर जब आते हैं, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। बृहस्पति से अब ये सालों में चक्कर इसका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? इसको लगते हैं 11 साल 11 महीने। ठीक है जी, और यानी कि लगभग 12 साल ही हो गए। फिर जो है आपका है शनि, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये, हाँ, शनि। तो शनि जो है, इसको कितना लगता है? तो ये जो शनि है, इसको लगते हैं 29 साल 5 महीने, लगभग 29.5 साल हम कह सकते हैं। एंड देन हमारा आता है यूरेनस। आप देखेंगे यूरेनस को लगते हैं 84 साल। फिर इसके लगभग डबल आपका जो नेपट्यून है, उसको लगते हैं 164 साल। ठीक है जी, तो इस तरीके से है भाई, लर्न कर लेना। आप लोगों को पेपर देना है, तो आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कौन कितने दिन में कर रहा है। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, 88 दिन, 255 दिन, फिर 365 दिन, देन 687। तो आप देखो कि लगभग यहाँ से तो तिहाई में बदल गया, लेकिन फिर ये 365 के बाद ये डबल टाइम होता जा रहा है ना। तो बृहस्पति को तो 11 साल 11 महीने लग गए थे, और शनि को कितने लगे थे? शनि को लगे थे आपके 29 साल, फिर उसको 84 साल, और उसको 164 साल। तो इस तरीके से आपका टाइम जो है बढ़ता जा रहा है। ओके, इसके बाद इन्होंने एक चीज़ इस टेबल में और दी गई है, आपको यही चीज़ें लर्न करनी है, क्योंकि आप सोचो 6th के एनसीईआरटी से क्या आएगा, तो इसी तरह के फैक्ट्स आ सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई अपने अक्ष पर, अब एक तो आपको पता है कि आपकी, जैसे हम पृथ्वी की ही बात करें, तो पृथ्वी क्या करती है? सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक अपने एक्सिस पे भी लगाती है ना। तो जिस तरह से पृथ्वी लगा रही है, वैसे और भी लगा रहे हैं। तो जैसे आपका बुध है, तो इसको सूर्य की तरफ तो परिक्रमा करने में लग गया 88 दिन, लेकिन अपने ही एक्सिस पे जो कर रही है ना, तो उसमें लगते हैं इसको 59 दिन। कितने लगते हैं? 59 दिन। मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ी आसानी हो। ये 59 दिन। ठीक है जी, अब शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र को ना, अब ये अपना तो पूरा परिक्रमा कर रहा है 255 दिन में, लेकिन अपने ही अक्ष पे जो कर रहा है ना घूर्णन, उसमें कितने लगते हैं? 243 दिन। कितने लगते हैं? 243 दिन। और हमारे प्यारी पृथ्वी को कितना लगता है? 1 दिन। ठीक है जी, फिर हम आते हैं मंगल पे। मंगल जो है अपने जो अक्ष पे जो घूर्णन कर रहा है, उसमें लगता है उसे 1 दिन। कितना लगता है? 1 दिन। फिर हम आते हैं किस पे? फिर हम आते हैं आपके बृहस्पति पे, जो कि कह रहे हैं अपने अक्ष पर घूर्णन में कितने लगते हैं? 9 घंटे 56 मिनट। कितने लगते हैं? 9 घंटे 56 मिनट। एंड नेक्स्ट पे हम शनि पे आते हैं। तो शनि का ये क्या कह रहे हैं कि अपने अक्ष में घूर्णन में लगते हैं इसको 10 घंटे 40 मिनट। कितना लग रहा है? 10 घंटे 40 मिनट। देन हम आते हैं आपके यूरेनस पे। तो यूरेनस को कितना लग रहा है? 17 घंटे। कितने? 17 घंटे 14 मिनट। ओके, एंड नेक्स्ट इज नेपट्यून। नेपट्यून को कितना लग रहा है? तो 16 घंटे 7 मिनट। ठीक है जी, तो 16 घंटे 7 मिनट नेपट्यून।
17 घंटे 14 मिनट यूरेनस, शनि को लगते हैं 10 घंटे 4 मिनट, और आपका जो बृहस्पति है उसको लगते हैं 9 घंटे। देन फिर हम आते हैं पृथ्वी पे, आपको पृथ्वी का पता ही है, नहीं मंगल पे आएंगे। मंगल को आपको लगते हैं 1 दिन, और पृथ्वी को भी लगते हैं 1 दिन, और शुक्र को आपके कितने लगे तो 243 दिन, और वहीं आपके बुध को कितने लगे तो 59 दिन। एक इसके बाद फैक्ट और है, वो क्या कि इनके पास अपना चंद्रमा है या नहीं, तो जरा देख लेते हैं कि जो बुध है ना, ओके बुध का तो कोई नहीं है। देन हम आते हैं शुक्र पे, शुक्र का भी कोई नहीं है। पृथ्वी पे आते हैं, पृथ्वी का चंद्रमा है 1, कितने हैं 1, और आपका जो मंगल है उसके चंद्रमा है 2, कितने हैं 2। देन हम आते हैं आपके बृहस्पति पे, बृहस्पति के चंद्रमा है 53, फिर आते हैं शनि पे उसके भी 53, एंड नेक्स्ट पे आते हैं आपके नेपट्यून पे, तो जिसके हैं आपके चंद्रमा 27, और फिर आते हैं नेपट्यून पे जिसके हैं 13। तो इसमें आपने देखा कि आपको 3 तरह के फैक्ट्स दिए हुए हैं। एक तो वो सन के अराउंड कितनी देर में चक्कर लगाता है, फिर अपने एक्सिस पे कितनी देर में चक्कर लगाता है, और इसके बाद किसके कितने चंद्रमा हैं। तो ये पेज इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे फैक्ट्स लर्न करेंगे। और अब हम चलते हैं आगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोल। किसको कह रहे हैं? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ होता है सौर, सौर 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 शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को आपको लिखना है। शब्द की उत्पत्ति के बारे में ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा से करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए किए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी है, एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। हम पढ़ते इंग्लिश में है लेकिन ये किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है जी। तो ये 2 शब्दों को मिलकर बना है जी, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया जिसका मतलब होता है लिखना। तो पृथ्वी के बारे में लिख रहे हैं, पृथ्वी के संबंध में आप बता रहे हैं। अच्छा, जियो से संबंधित ना आपको 3 बातें बताइए। जियोलॉजिया यानी कि जियोलॉजी जो है ये है पृथ्वी का अध्ययन करना। मेट्री, जियोमेट्री का मतलब होता है जब आप पृथ्वी को मापते हैं ना उसे कहते हैं। एंड वही जियोइड, जियोइड का मतलब होता है जब आप उसकी शेप की यानी कि उसके आकार की बात कर रहे हैं। ओके, तो जियोलॉजिया, जियोमेट्री, जियोआइड। अच्छा, एक बात और इन्होंने कह दी, कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है ना। तो खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को हम क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री। जो आपके खगोलीय पिंडों के बारे में, उनकी कैसे वो चल रहे हैं, किस गति से चल रहे हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं खगोल शास्त्री। आपके जो आर्यभट्ट थे वो प्राचीन काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, आप सब जानते भी होंगे, बहुत से बच्चों ने तो सुना भी होगा। उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। मतलब उनमें अपना कोई लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट लेके चमकते हैं। ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं कि आखिर क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो चलिए जरा अब हम आगे बात करते हैं। कह रहे हैं आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, हमें पता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब साथ चलता है हमारी पृथ्वी के, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। अभी हमने पढ़ा भी है कि किसके पास अपना अपना चंद्रमा है ना। सौर मंडल की बात करते हैं तो सूर्य और जो हमारे 8 ग्रह और जो उसके उपग्रह हैं, और जो उसके साथ साथ और आपके कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड है ना, जैसे कि क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, इनको मिलकर बनता है आपका क्या? सौर मंडल। क्या क्या मिला? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड जिनमें कि क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। इन सबको मिला के हमारा बन गया सौर मंडल। हमें उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? तो हेड कौन है आपका? सूर्य। तो अब चलिए पहले जरा हेड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। बिल्कुल सेंटर में आपका कौन है? सूर्य। बहुत बड़ा है और बहुत अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सबका ग्रेविटेशनल पुल है ना, तो जिसे हम खिंचाव बल कह रहे हैं, तो ये सबको क्या है? एक दूसरे से बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है, स्रोत है। सोर्स है या स्रोत है?
तो सूर्य से ही आपको प्रकाश भी मिलता है, सूर्य से ही आपको ऊष्मा भी मिलती है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इससे दूरी बहुत है, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है भाई? हम बहुत दूरी की बात करें, बहुत दूरी की बात करें, कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब क्योंकि हम हेड की बात कर चुके हैं तो उसके बाद हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से हम देखें तो मैंने अब भी आपको बताया था, सबसे पहले कौन सा था? तो बुध, देन शुक्र, फिर पृथ्वी, देन मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून। ओके, तो यही ये फॉर्मूला जो बताते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि हमने कैसे करना है, या अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगी कि आप भी इसी तरह से करें, क्योंकि उसमें कोई हमें एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना है। नहीं तो आपके पास ये लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो आप नट्स को खाइए, आपकी मम्मी ने सर्व किया है तो ये फॉर्मूला लर्न कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं आगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, मतलब एक निश्चित इनका जो है वो रास्ता है, वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है जी, सभी 8 का। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ठीक है जी, बड़े से दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाता है। ये जो है, ये जो वृत्त है, ये जो बनाते हैं इस तरह से, जो ये रोटेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कक्षा। बुध जो है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के, हमने अभी अभी देखा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब सबसे नज़दीक होने के बाद भी इसको चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाने में कितने लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। वहीं जो शुक्र है, ये पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। इसका आकार और आकृति, इसको मतलब जुड़वा मानते हैं या बहन मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो वो क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका साइज और इसकी शेप आपके पृथ्वी जैसी है। तो एक जैसे तो हुए ना भाई बहन, इस टाइप से। ओके, अभी तक प्लूटो भी मतलब हम ग्रह में ले रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब आपका इंटरनेशनल खगोलीय संगठन ने, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक की 2006 में अगस्त में, और ये निर्णय लिया कि भाई कुछ समय पहले खोजा गया जो पिंड था 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो तो ये भी याद रखना कि प्लूटो को तो हम बोना ग्रह कह ही रहे हैं ये 2006 अगस्त के बाद, लेकिन 2003 UB 313 सीरस को भी बोना ग्रह कहा गया है। ओके, आई होप आप ये फैक्ट याद रखेंगे। बात करते हैं हमारी प्यारी पृथ्वी माता के बारे में। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तो हम आगे 3rd नंबर पे है ना। पहले था बुध, देन आपका शुक्र, फिर हम आए। आकार में अगर हम शेप की बात करें तो वो क्या है? हम 5th नंबर पे हैं। किस पे हैं? 5th नंबर पे हैं। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ऐसे ना, ऐसे जैसे बल्ज आया हुआ है। ओके, तो वही वो कह रहे हैं कि थोड़ी चपटी है ध्रुवों के पास, और यही कारण है इसकी आकार को हम क्या कहते हैं? भूआब कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूआब, जियोइड शब्द कहते हैं। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या कहते हैं? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है जी। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः हमारे सिर्फ पृथ्वी पर ही है। यहाँ पर क्या है, ना तो ये ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा ठंडी है, पानी भी है, हवा भी है सांस लेने के लिए। तो हमारे लाइफ के लिए हमें जो भी चाहिए, हमारे जीवन के लिए हमारे लिए जो भी ज़रूरी है, जो भी आवश्यक है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है, इसीलिए मैं और आप यहाँ पर बसे हुए हैं। तो वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, तो जीवन के लिए जो जो गैसें चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, वो आपके पृथ्वी पर आपको भारी मात्रा में उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है सौरमंडल में सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से जब आप इसे देखते हैं तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपकी पृथ्वी के 2/3 हिस्से में क्या है? पानी भरा हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कह देते हैं, ब्लू प्लैनेट। ओके, तो चलते हैं आगे और बात करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, अब चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी के पास आपको पता है केवल एक ही उपग्रह है और उसे हम कहते हैं चंद्रमा। इसका जो व्यास है, जिसे हम कहते हैं डायामीटर, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है। तो पृथ्वी के व्यास से ये कितना है? 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, देखो है हमारे डायामीटर का इसके पास 1/4, लेकिन फिर भी इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि हमारे काफी पास है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। ओके, अब नज़दीक है तो कितना नज़दीक है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है ये हमसे, और उसे हम पास कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा था अभी सूर्य तो कितना करोड़ों दूर था, है ना। तो इसलिए अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ओके, तो सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी दूरी है सूर्य से हमारी, चंद्रमा से हमारी। ओके, फिलहाल हम चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि प्रकाश की गति कितनी है? तो वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर वो चल सकती है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? तो 8 मिनट लग जाते हैं। तो सोचिए कितना दूर है, दूरी कैलकुलेट आप इससे कर सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। 21 जुलाई 1969 को ये कहाँ गए? तो चंद्रमा की सतह पर इन्होंने कदम रखा।
ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि कौन गया था। फिलहाल हम चलते हैं और बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह ना एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं, उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, जो आपके ग्रह है। ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, उपग्रह। ओके, इजी। फिर हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ठीक है जी, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, इसे मतलब बनाया है हमने। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है जी, तो मानव निर्मित है, कृत्रिम है क्योंकि इसे मानव ने बनाया है। और ये करता क्या है, तो ब्रह्मांड की जानकारी लाकर हमें देता है, पृथ्वी में संचार माध्यम जो है वो बनाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आपने रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में भेज दिया और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब जैसे जैसे वो रोटेट करेगी उसी के आसपास ये रोटेट कर रहा होता है। ठीक है जी, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, तो उनके नाम जरा देख लें। इनसेट, IRS, एडुसेट। ओके, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनसेट, IRS और एडुसेट। क्या इस तरह का कोई और उपग्रह आप मुझे बता सकते हो? फिलहाल चलते हैं हम आगे और हम यहाँ बात करते हैं जीव और पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है, जरा बता दें। और फिलहाल हम चलते हैं कि चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, तो 27 दिन ले रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रहा है। मतलब जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा ऐसे भी जो कर रहा है वो भी 27 दिन में कर रहा है लगभग, और ऐसे भी जो पृथ्वी के कर रहा है वो भी 27 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसके रिजल्ट क्या होता है, इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है। ओके, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर आपको पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। ठीक है जी, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, इसकी छाया आपको देखने को मिलेगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया भी आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। अब देखो जी, क्षुद्र ग्रह क्या है, तो आपको पता है तारों, ग्रह, उपग्रह के अलावा बहुत छोटे छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और नंबर बहुत ज्यादा है इनका। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किनके? तारे, ग्रह और उपग्रह के अलावा क्षुद्र ग्रह भी हैं जो आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ये ना एक बेल्ट की तरह, मैंने अभी आपको फिगर में भी दिखाया था कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक बेल्ट सी है क्षुद्र ग्रह की, वो आपकी चल रही है, आपको देखने को मिलेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं वो ग्रह के ही पार्ट जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं चाहती हूं कि एक बार आप नजर मार लो कि ये कहाँ था। ये दिख रहा है आपको, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी, मंगल, और यहाँ ये बृहस्पति के बीच में मंगल, ये रहा आपका मंगल, ये रहा आपका बृहस्पति, इसके बीच में ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ओके, तो चलें आगे। बात करते हैं उल्का पिंड की। अब देखो, आपने क्षुद्र ग्रह तो देख लिए, अब उल्का पिंड देख लो भाई। अब क्या है कि सूर्य के चारों ओर ना चक्कर लगाने वाले कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं उल्का पिंड। अब ये उल्का पिंड क्या है कि जब पृथ्वी के नजदीक आते हैं ना, तो इतना नजदीक आ गए कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर आप गिर जाएंगे। तो इनमें ना कुछ फ्रिक्शन होता है जिसे हम घर्षण कहते हैं। तो घर्षण के कारण इसमें गर्मी होती है। तो जो गर्मी होती है ना, उससे ऐसा लगता है कि ये जल रहे हैं, जल जाते हैं। मतलब लगता है क्या, जल ही जाते हैं। तो ये जल जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या, कोई चीज़ जलेगी तो क्या होगा, प्रकाश, चमकदार बनेगी, प्रकाश उत्पन्न करेगी। तो कभी कभी जब ये उल्का पिंड आपकी ज़मीन पर गिरते हैं ना, तो ये धरातल पर गड्ढे भी कर देते हैं। तो ज़रा एक बार इसे रीड कर लें कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपने देखा है? याद करो। तो ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी क्या है? ये आकाश गंगा, मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल क्या है? इस आकाश गंगा का ही एक पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की
एक बहती नदी से की गई थी, कि जैसे ऐसे लगता है कि प्रकाश की नदी बह रही है। इस प्रकार इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की क्या है? एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो ब्रह्मांड बनाती हैं। ठीक है जी। तो आकाश गंगाएं मिली तो क्या बना? ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितना, मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार से के संबंध में हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है जी। अब ज़रा आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये हम हैं, ओके, आप इमेजिन करें कि ये आप है, और आप कहाँ पर हो? तो आप पृथ्वी पर हो। पृथ्वी कहाँ पर है? तो सौरमंडल में है। सौरमंडल कहाँ है? आकाशगंगा में है। आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड में है। तो कह रहे हैं कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि क्या विचार करेंगे आप? कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ज़रा देखिए और आप पाएंगे कि ये ब्रह्मांड बनाने वाला कितना ही विशाल और कितनी अच्छी सोच रखते हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बना दी, और हम अभी तक इसके बारे में रिसर्च ही कर रहे हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और अगर नहीं होंगे तो मुझे बताना, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। नहीं तो कभी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।